Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है उसके अंतर्गत हमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का ये पेपर है और इसके अंतर्गत हम लोग जो है अपने पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे राज्यसभा के बारे में और आज के इस क्लास में हम लोग जो है उसी का दूसरा जो पार्ट लोकसभा था उसी यूनिट का उसकी चर्चा हम लोग करेंगे और जानेंगे कि जो लोकसभा है वह क्या है और इसको कैसे जो है ये फंक्शन करती है। इसमें इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, इनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं और फिर हम लोग राज्यसभा और लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि क्या इसमें अंतर है। हम लोग पहले अपने के इससे पूर्व के क्लास में राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस टॉपिक पे भी डिस्कस किया था और हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है जिसको संसद कहते हैं वो 2 सदनों से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति भी इसके जो हैं अभिन्न अंग होते हैं संसद के। लोकसभा जो है एक तरह से आप कहें तो यह एक संघीय संसद जो है का निम्न सदन और जो है लोकप्रिय सदन होता है और इसको जो है हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं और हाउस ऑफ पीपल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। लोकसभा की संख्या जो है समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। 500 से प्रारंभ होकर यह सदस्य संख्या जो है निरंतर इसमें वृद्धि हुई और गोवा, दमन एंड दीव और पुनर्गठन इसका जब पुनर्गठन अधिनियम 1987 में द्वारा निश्चित किया गया तो अधिकतम इसकी संख्या जो है 530 की गई थी। राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं इसमें लोकसभा के अंतर्गत। और इस प्रकार लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या जो है 530 से +2 मतलब 530 + 20 + 2 = 552 मतलब 552 जो है वो हो सकती है। और वर्तमान में अगर इसकी सदस्य संख्या की बात अगर हम करें तो 530 + 13 + 2 है यानी कि 545 है। मतलब 13 मैंने क्या कहा, 13 ये संघीय क्षेत्र से हैं, केंद्र शासित प्रदेश से हैं, 2 जो है एंग्लो इंडियंस होते हैं और 530 पर जो है राज्यों से के जो है प्रतिनिधि जो है वो उनका चुनाव होता है। तो अधिकतम 552 हो सकता है और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 545 है आज के डेट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में यह कहा गया है, यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग जो है संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग की देखरेख और संसद का अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। और 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय किए गए हैं और 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में संशोधन करते हुए व्यवस्था की गई है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र 2001 तक वही रहेंगे जो 1971 में की जनगणना के आधार पर किए गए हैं। और अब 84वां संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ, इसमें 91वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के आधार पर लोकसभा के कुल स्थानों एवं राज्यवार प्रतिनिधित्व की क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सका और पुनः सीमांकन के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है और अब यह निश्चित हो गया है कि पुनः
पुनः सीमांकन 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा का जो इसमें इनके बाद इसमें जो दो एंग्लो इंडियंस की चुनाव होती है। तो ये एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, पिछले क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि ये जो एंग्लो इंडियंस होते हैं क्या होते हैं, तो मैं उसको पहले आपको बताती हूँ। तो एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी प्रीति परंपरा जो है में से कोई भी पुरुष या पिता जो है यूरोपियन संघ का यूरोप का जो है मूल का हो, यूरोपीय मूल का हो, और भारत के राज्य क्षेत्र के सीमा में अधिवासी हो, है ना, डोमिसाइल हो यहाँ का, और साथ ही जो ऐसे माता पिता से जन्मा हो या जन्मा था जो भारत में साधारणतः अस्थाई निवासी रहे हों, और उन्हीं को बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो एंग्लो इंडियंस है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इसमें कही गई है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है, और अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है। और मूल रूप से जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका कैसे चुनाव होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष जो है रूप से जनता के द्वारा होता है। और अब तक 21 वर्ष की आयु को प्राप्त किए हुए जितने भी वयस्क हैं माने जाते हैं, जिनको वयस्क माना जाता है, वो जो हैं इसमें वोट कर सकते हैं। और 1988 से 89 में भारतीय संविधान में किए गए 61वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अब जो है इसकी सीमा जो है उसके बाद से 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब वयस्क की संख्या 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब जो है 18 वर्ष इसको की निर्धारित किया गया है कि सभी लोग जो हैं वोट दे सकते हैं। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र जो हैं एकल सदस्यीय सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है रखे जाएंगे, और ये निर्वाचन क्षेत्र एक ही प्रकार के निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, और इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रही है। और मूल संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए थे, किंतु बाद में यह अवधि जो है बढ़ाई जाती रही। और संविधान के 95वें संवैधानिक संशोधन 95वें संवैधानिक संशोधन जो 2010 में हुआ के अनुसार अब उनके लिए 26 जनवरी 2000 तक जो है 2020 तक ये स्थान जो है आरक्षित कर दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश के समान रखने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन यह बात उन राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं किए जाते हैं जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम हो। और इसी प्रकार अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण के संबंध में व्यवस्था की गई है, और वह नागालैंड पर लागू नहीं होता, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की 88.6% जनसंख्या जनजाति क्षेत्र से संबंधित थी। 31वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था जो है असम के जनजातीय क्षेत्रों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम क्षेत्र में भी पर भी लागू नहीं होती है। अब है कि जो सदस्य निर्वाचित होते, ये तो उनकी सीमा पर है कि कैसे लोकसभा के सदस्यों का निर्धारण होता है कि उनको किस क्षेत्र से कितने जो हैं वो कैंडिडेट आएंगे। इसके लिए बहुत तरह टाइम टू टाइम जो है संशोधन किए गए हैं और बताया गया है इसको। अब है कि निर्वाचक या जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो जो भी सदस्य होते हैं उसमें कि उसकी योग्यता जो सबसे पहले लोकसभा के चुनाव के में उन सभी सदस्यों को मतदान देने का अधिकार है जो भारत के नागरिक हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से उन्होंने पूरी कर चुकी है, और जो पागल या दिवालिया नहीं है, और जिन्हें संसद के द्वारा कानून के द्वारा किसी भी तरह से जिनको अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं किया गया है। लोकसभा के सदस्यों के लिए संविधान के अनुसार जो योग्यताएं रखी गई हैं उसमें सबसे पहली योग्यता है
जैसा कि राज्यसभा का था कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में हमने क्या देखा, 30 वर्ष था, यहाँ 25 वर्ष है। और भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो, और वह किसी भी न्यायालय के द्वारा दिवालिया ना ठहराया गया हो, वह पागल ना हो। और ये सारी योग्यताएं जो हैं उनमें होनी चाहिए। और इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। और इन अधिकारों के अंतर्गत जो है संसद 1951 में जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, पास कर संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं जो है वो निश्चित किया है। जिसमें पहली योग्यताएं है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों, और इसी प्रकार जनजाति से संबंधित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वह जनजाति सदस्य हों। ये व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो सकते हैं। दूसरा है कि असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनाने हेतु उसी जनजाति का होना तथा उस संसदीय क्षेत्र का या उस जिले के किसी भी अन्य निर्वाचक क्षेत्र का होना अनिवार्य आवश्यक है। तीसरा, कि अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है, अर्थात वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम जो है मतदाता सूची में होना चाहिए। चौथी जो है निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है। उसके किसी भी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा उसको न पाई हो, और जो है जेल से छूटने के 5 वर्ष से अधिक हो गए हो, वैसा व्यक्ति भी जो है वो चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद उसे सरकार से संबंधित किसी भी ठेके के हिस्सेदार ना होना चाहिए। जितने भी ठेके मिलते हैं ठेकेदारी की नहीं होना चाहिए, और ना ही सरकार से संबंधित किसी कारखानों में उसका कोई हित होना चाहिए। इसके बाद उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से निकाला गया हो, ऐसा ना हो, और इस प्रकार के अपराध के बाद 5 वर्ष के बाद ही वह संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। और इस तरह से 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो बनाया गया था, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधित करते हुए यह भूमि व्यवस्था की गई हुई है कि आतंकवादी गतिविधियों, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वाले विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम, फेरा जिसको कहते हैं शॉर्ट में, का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। और जन प्रतिनिधित्व संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश को रोकने हेतु यह व्यवस्था की गई है। आपराधिक रिकॉर्ड सहित पृष्ठभूमि की जानकारी नामांकन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करनी होती है। और लगभग 30 दशक से भारतीय राजनीति की एक विकृति निरंतर बढ़ती जा रही है, और वह यह है कि जनप्रतिनिधि संस्थानों में अपराधियों का प्रवेश, और इसी को रोकने के लिए जो है यह किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, और तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19 एक जनता को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, दायित्व और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारियां हासिल करने का अधिकार देता है। अतः चुनाव आयोग ने 31 मार्च 2003 को निर्देश जारी किया कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को शपथ पत्र जो है वो दी जानी होगी। और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उम्मीदवारों की, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिया जाता है वह होता है कि पहला, कि क्या प्रत्याशी किसी आपराधिक मामले में नामजद, दोषमुक्त है या बरी हुआ है, या यदि हाँ तो उस पर अर्थदंड लगाया गया है अथवा उसे कैद की सजा सुनाई गई है, ये बताइए। दूसरा, कि नामांकन के 6 माह पहले तक के समय में क्या प्रत्याशी 2 वर्ष से ज़्यादा या उससे
अधिक समय तक जेल में कैद के रूप में लंबित प्रकरण में आरोपी था, जिसमें उस पर आरोप लगाए जा चुके हैं और अदालत द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अगर है तो उसका भी विवरण देना है। इसके बाद जो होती है, प्रत्याशी उसके पति पत्नी या अन्य आश्रितों के नाम की चल और अचल संपत्तियों का भी ब्यौरा जो है देना पड़ता है। साथ ही साथ उत्तरदायित्व, खास तौर पे यदि उस पर किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा सरकार का कोई बकाया है तो उसका भी विवरण देना पड़ता है। और प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाती है। नामांकन पत्र के साथ दी गई जानकारी में कोई अपूर्णता होने पर दी गई जानकारी को असत्यता के आधार पर नामांकन को रद्द किया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है तथा शपथ पत्र में असत्यता का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं, उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र पर प्रदत्त जानकारी को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड को प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कार्यकाल की। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और ऐसा अब तक जो है 9 बार हो चुका है। 1970 में, 77 में, 79 में, 1979, 1984, 1989, नवंबर 1989, मार्च 1991, दिसंबर 1997, अप्रैल 1999 और फरवरी 2004। तो 9 टाइम्स जो है ऐसा किया गया है कि पूरा होने से पहले इसको भंग किया गया है लोकसभा को। संकट काल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि के द्वारा लोकसभा में के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है और जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। और 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं और इस संबंध में नियम यह है कि लोकसभा की एक बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति की कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। अब है कि संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं वो क्या होते हैं। तो संसद सदस्य अपना कर्तव्य उचित रूप में कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। पहला कि संसद के नियमों एवं आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण की स्वतंत्रता है। संसद अथवा उसके किसी भी समिति में कही गई बात पर दिए गए किसी भी मत के संबंध में सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा, सदस्यों को बंदी न बनाए जाने का भी अधिकार है और संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन के पूर्व और पश्चात कोई भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है, किंतु फौजदारी विषयों के से संबंधित अपराधों के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है। सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत ही अध्यक्ष को दी जानी अनिवार्य है और किसी भी सदस्य को सदन के क्षेत्र के बिना अध्यक्ष की आज्ञा के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद विधि के आधार पर संसद सदस्यों को अन्य अधिकार और अनुमतियां भी प्रदान करती हैं। संसद सदस्यों को जो वेतन और भत्ते और जो पेंशन मिलते हैं, ये सारी सुविधाएं भी हैं और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जिन्हें संसद समय समय पर निर्धारित करे और वेतन भत्तों के अतिरिक्त इन्हें अन्य अनेक सुविधाएं प्राप्त होगी तथा समय समय पर इनके वेतन भत्ते और सुविधाओं में वृद्धि भी दी जाएगी। संसद सदस्यों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था जो है वो की गई है और इस तरह से जो है इनके जो है सुविधाएं हैं, पेंशन है, भत्ते हैं, आदि चीज़ें जो है इनको इसमें दिया गया है। अब इसके बाद इसमें जो अंतर्गत जो आता है इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है वो जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा इसको स्पीकर कहते हैं या डिप्टी स्पीकर कहते हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग
जाने। जैसे हम लोग राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ा, वैसे हम लोग जो इसका अध्यक्ष होता है उसके बारे में जानेंगे कि उसके अधिकार शक्तियाँ क्या हैं। तो लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है वह जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है। और संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार जो है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक जो है अध्यक्ष या एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ना रहे हों तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा और अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष के पास और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेज सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास हो जाए। परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव जो है लोकसभा में अब तभी पेश हो सकता है जब इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाएगी। यदि लोकसभा को भंग कर दिया गया है तो अध्यक्ष लोकसभा को भंग होने के बाद और नवीन लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद खाली नहीं करेगा, मतलब वो उस अपने पद पर ही रहेगा। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी की पदच्युति के किसी प्रस्ताव का विचार हो रहा होता है तो वह व्यक्ति जिसकी पदच्युति के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है लोकसभा का सभापतित्व नहीं कर सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापतित्व करता है और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों स्थान खाली है तो अध्यक्ष के कार्य लोकसभा के उस सदस्य द्वारा किए जाएगा जिसे राष्ट्रपति जो है उस पद हेतु नियुक्त करेंगे। और लोकसभा के द्वारा 1956 में स्वीकृत प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकसभा के प्रारंभ पर या समय समय पर अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक 7 सभापतियों की एक सूची निर्देशित करेगा जिसमें से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कहने पर लोकसभा का सभापतित्व कर सकता है। यदि लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी की भी पदच्युति का प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो तो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बोलने तथा दूसरे प्रकार के उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, परंतु अगर मत बराबर हैं तो उन्हें निर्णायक मत देने का भी अधिकार नहीं होगा। संविधान के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को संविधान द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं। अब है कि अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां क्या हैं, जो अध्यक्ष होता है उसका कार्य क्या है और शक्तियां क्या है। तो भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को वे अधिकार प्राप्त होते हैं जो ब्रिटिश लोक सदन के स्पीकर को है और उसकी शक्तियों की बृहद उल्लेख जो है हम लोग देख सकते हैं। और संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम जो बनाए गए थे 1950 में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस पार्लियामेंट 1950 में यह मिलता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। पहला कि वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद के समय निश्चित करता है और वह राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के उत्तर दिए जाने वाले भाषणों के समय की अवधि भी निश्चित करता है। दूसरा, वह सदन के नेता से परामर्श करके सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। तीसरा, वह प्रश्नों को स्वीकार अथवा नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार कर सकता है। चौथा, किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर पेश किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव उसकी अनुमति मिलने पर ही पेश की जा सकती है। पांचवा, यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक या गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। नेक्स्ट, किसी विचाराधीन विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव उसकी अनुमति से ही पेश होते हैं। नेक्स्ट, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह प्रवर समिति जो सेलेक्ट कमेटी के सभापतियों को भी नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किया जाता है। और इस तरह से नेक्स्ट अगली जो इसका कार्य है कि वह बजट संबंधी भाषणों के समय की सीमा भी निश्चित करता है। नेक्स्ट, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा ही किया जाता है।
तो इस प्रकार उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना कार्य अध्यक्ष का होता है। संसद के सदस्यों के भाषण देने की अनुमति वह देता है और भाषणों के क्रम में उसी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं कि कौन जो है पहले बोलेगा, फिर उसके बाद कौन बोलेगा। प्रक्रिया संबंधी विवादों में उसका निर्णय अंतिम होता है और वह भिन्न भिन्न विधेयकों और प्रस्ताव आदि पर मतदान करा के परिणाम घोषित करता है। और यदि सदन किसी सदस्य का आचरण अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला होता है तो उसे सदन से बाहर भी भेज सकता है। यदि कोई सदस्य अपनी उसकी आज्ञा न माने और वह सदन की कार्रवाई में निरंतर बाधा डालते रहे तो उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। वह अपने विवेक के अनुसार सदन की कार्रवाई में से ऐसे शब्दों को निकाल देने का आदेश दे सकता है जो उसकी समझ में अशिष्ट अथवा असंसदीय हो। वह दर्शकों के प्रवेश को नियंत्रित करता है और किसी भी समय उन्हें बाहर जाने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका और शासन की अन्य सत्ताओं के सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा का कार्य भी अध्यक्ष का होता है, अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसकी एक विशेष शक्ति यह है कि वह आवश्यकता पड़ने पर इस बात का भी निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। और इस प्रकार अगर हम देखें तो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां काफ़ी विस्तृत होती हैं। वस्तुतः वह सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा तथा गौरव का द्योतक होता है। भारतीय लोकसभा के पूर्व सचिव M.N. कौर के शब्दों में उन्होंने कहा था, यद्यपि साधारणतः अध्यक्ष केवल अध्यक्षता करता है, निगरानी करता है तथा विवादों को नियंत्रित करता है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि वह किसी भी संकट में उसकी शक्तियां राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रश्नों, संशोधन आदि के प्रस्तावों को स्वीकृति देना तथा कार्यविधि के नियमों को कड़ाई से लागू करना शक्तियां साधारण प्रतीत होती हैं, लेकिन संकट की स्थिति में उसकी शक्तियां या संसद पर उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। और इस तरह से सुश्री माया दुबे ने अपने विशेष अध्ययन के आधार पर यह लिखा है कि यद्यपि भारतीय स्पीकर का पद ब्रिटिश स्पीकर के नमूने पर आधारित है, लेकिन भारतीय स्पीकर की शक्तियां इंग्लैंड की स्पीकर की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष की स्थिति जो है हमारे यहाँ, वो इंग्लैंड के जो और अमेरिका के अध्यक्षों की तुलना कैसी है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का स्थान जो है बहुत ही सम्मान का होता है और उसे भारत में 7वां स्थान प्राप्त होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। और हमारे देश में अध्यक्ष के पद के संबंध में काफ़ी सीमा तक इंग्लैंड की परंपरा अपनाने की कोशिश की गई है। और ब्रिटिश संविधान के लेखक आइंस्टीन ब्रिटिश स्पीकर के संबंध में लिखते हैं कि सभा भवन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी ब्रिटिश स्पीकर दलबंदियों की छत्र छाया से अलग रहता है और सार्वजनिक रूप से दलगत प्रश्नों पर वह अपना मत कभी भी व्यक्त नहीं करता। वह अपने दल की सभा में कभी नहीं जाता और उसका दल के समाचार पत्रों से कोई संबंध नहीं रहता। वह अपने पुनर्निर्वाचन के लिए भी अभियान नहीं करता। उसके विरुद्ध अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष पूर्ण रूप से बहुमत दल से संबंधित होता है और वह चुनाव संघर्ष में बहुमत दल की सहायता से चुना जाता है और चुने जाने के बाद राजनीति से संबंध विच्छेद नहीं करता और सदन में भी आवश्यकता अनुसार अपने दल के साथ ही पक्षपात करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब है कि स्पीकर की निष्पक्षता की व्यवस्था जो की गई है, चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है, जैसा कि मैंने कहा कि 7वां स्थान प्राप्त है, जो भारत में सर्वोच्च पद हैं उसमें 7वां जो सर्वोच्च पद है उसमें स्पीकर का भी पद है। तो स्पीकर की निष्पक्षता की व्यवस्था क्या की गई है, कैसे की गई है भारतीय संविधान में? तो भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर ब्रिटिश परंपरा का प्रभाव रहा है, अतः स्वाभाविक रूप से हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि स्पीकर के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर कार्य किया जाए और स्पीकर की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए संविधान में ही व्यवस्था की गई है। और यह व्यवस्था संविधान के 3 अनुच्छेदों में है। पहला जो है 112 क्लॉज 3, जिसमें स्पीकर के वेतन भत्ते और संघ की संचित निधि पर भारित है। अनुच्छेद 100 क्लॉज 1, यह उसे केवल समान मत आने
की स्थिति में ही सदन में मतदान करना होता है, अधिकार है। तीसरा 94 अनुच्छेद 94 और उसके पद के से ऐसे प्रस्ताव के आधार पर पर ही हटाया जा सकता है जो कि सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया गया हो। यह जो है अनुच्छेद 94 में कही गई है। और संविधान में तो स्पीकर की निष्पक्षता के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन व्यवहार में स्पीकर की निष्पक्षता संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि इस परंपरा पर की संबंधित व्यक्ति जो है इस पद पर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्यागपत्र दे दे और दलीय राजनीति से कोई संबंध ना रखे। और भारत में इस परंपरा को सामान्यतः नहीं अपनाया गया है। और यही कारण है कि भारत में भी कभी तो स्पीकर सदन के सभी पक्षों का विश्वास प्राप्त करते हैं में सफल होते हैं और कभी जो है कुछ पक्षों के द्वारा उनके आचरण को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। और इस प्रकार भारत में अध्यक्ष की स्थिति अमेरिका और इंग्लैंड के अध्यक्षों के बीच की है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा की जो शक्तियां और कार्य हैं उनके बारे में। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा की भी बहुत सारी शक्तियां और कार्य थे, तो ठीक उसी प्रकार जो है लोकसभा के द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो भारतीय संसद के जो 2 सदन हैं उन सदनों में लोकसभा जो है सबसे लोकप्रिय सदन होता है। और क्योंकि इसके संगठन का आधार जो है जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुना जाता है, इसलिए माना जाता है कि यह जो है जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और संघीय व्यवस्था का यह निश्चित एक सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को दी गई है। और भारतीय संविधान के द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है और लेकिन लोकसभा संसद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। लोकसभा की शक्तियां तथा कार्य जो हैं उसको हम लोग देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। तो विधायी शक्तियां जैसे कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों पर और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारणतः अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में यह कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास भेजे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों के मतभेद अगर उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने जाने की भी व्यवस्था की गई है। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की दुगुनी और अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्धारण लोकसभा के इच्छा के अनुसार ही होता है। और इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जो है वो लोकसभा को प्राप्त होती है। राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयकों को 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है, बाकी जो है उसको इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। व्यवहार के अंतर्गत अब तक सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए गए हैं। दूसरी जो इसकी शक्तियां है वो है वित्तीय शक्तियां। और वित्तीय शक्तियों के अनुसार भारतीय संविधान के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। और अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं। और लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति के तिथि से 14 दिन के अंदर विधेयक को लोकसभा में लौटा देना होता है। और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तिथि से के बाद अपने सुझावों के साथ वह उसे लौटा देती है। और संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर लोकसभा में सिफारिशों के सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक को लोकसभा में न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। और वार्षिक बजट का अनुदान मांगे भी
लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इस प्रकार समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। और हम देखते हैं कि इस तरह से अगर हम वित्तीय शक्ति के बारे में, वित्तीय शक्ति की चर्चा करें तो लोकसभा को काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो दी गई है। इसके बाद है इसकी कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। संसद अनेक प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद के सदस्य मंत्रियों में सरकारी नीतियों के संबंध में, सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार कर सकते हैं। मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे कि सरकार सहमत ना हो, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है। वह जो है काम रोको प्रस्ताव जो है करके सरकारी नीति की गलतियों का पर प्रकाश डाल सकता है। अंतिम रूप में लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। और अब तक 6 मंत्रिमंडल ऐसे हुए हैं। देसाई मंत्रिमंडल जुलाई 1979 में, वीपी सिंह का मंत्रिमंडल नवंबर 1990 में, चंद्रशेखर मंत्रिमंडल 1991 में, वाजपेयी मंत्रिमंडल 1996 में, देवगौड़ा मंत्रिमंडल 1997 में और गुजराल मंत्रिमंडल 1997 में। और लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण इन्हें त्यागपत्र दे देना पड़ा था। और अप्रैल 1999 में जब वाजपेयी मंत्रिमंडल लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहा तो उसे भी त्यागपत्र देना पड़ा। और कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। अगला जो इसकी अधिकार है, शक्तियां हैं लोकसभा की, वह है संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति, जहां एक और लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर उसे संविधान में संशोधन परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य जो है संसद के द्वारा किया जा सकता है। और उसी अनुच्छेद की प्रक्रिया का भी अनुच्छेद में उसकी प्रक्रिया का उल्लेख भी किया गया है, जिससे ही संविधान संशोधन अपनाया जाता है। और इस तरह से आप देखें तो संवैधानिक संशोधन का भी अधिकार जो है दोनों सदनों को प्राप्त है, लोकसभा को और राज्यसभा को। अगली जो इसका कार्य है या शक्तियां हैं वो है निर्वाचन मंडल के रूप में। तो लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है और अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधान मंडलों तथा संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन करती हैं। और अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें उनके पद से पदच्युत भी किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट उनका काम है वो है जनता की सिफारिशों का निवारण करना। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता से निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतों को सुनना, जनता के विचार और भावनाओं सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। और लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखकर करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप से यही कार्य संपादित करती है। इसके बाद इसके कुछ विविध कार्य आते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा जो है मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है।
लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग भी लगा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद को से स्वीकार करना आवश्यक होता है, अन्यथा यह इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट जो है कि राष्ट्रपति यदि सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति के लिए स्वीकृति संसद से लेनी पड़ती है। और लोकसभा की शक्तियों का जो उपयुक्त अध्ययन हमने किया, बात में जो चर्चा की हमने, उससे स्पष्ट है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है, और जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। और व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को अगर संसद कह दिया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो यह, जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी लोकप्रिय और प्रभावशाली जो है सदन होता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। हमने चर्चा की लोकसभा के बारे में, ये जो लोकसभा है कैसे बनाई जाती है, इनमें कौन से सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, निर्वाचन कैसे होता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है जिसको स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कहते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके कार्यशक्तियाँ क्या होती हैं, और इसके साथ साथ लोकसभा के द्वारा जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं, चाहे वो कार्यपालिका के क्षेत्र में हो, विधायिनी क्षेत्र में हो, वित्तीय क्षेत्र में हो, साथ ही साथ संविधान संशोधन के क्षेत्र में हो, निर्वाचक मंडल के रूप में हो, या जनता की शिकायतों का निवारण करने के रूप में हो, तो इन सभी विविध कार्यों के द्वारा जो है, और कुछ जो सामूहिक कार्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा मिलकर करते हैं, तो इनमें दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं तो भारतीय संसद जो है, अगर वो एक देश का सर्वोच्च संसद होता है तो उसका सर्वोच्च अंग जो है लोकसभा एक होता है, और लोकप्रिय एक सदन है और काफ़ी शक्तिशाली है। हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्लास में लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो तुलनात्मक पारस्परिक संबंध है, रिलेशन है, जो आपके कोर्स में भी दिया गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि रिलेशन को जानने से पहले उनका कार्य, उनका संगठन, उनकी शक्तियों को जानना आवश्यक था। इसलिए मैंने आपको सेपरेटली जो है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पहले बताया, और अब हम चर्चा करेंगे इनमें जो पारस्परिक संबंध हैं वो क्या हैं, और फिर उसके बाद व्यवहार में लोकसभा और राज्यसभा के संबंध क्या हैं, सैद्धांतिक संबंध क्या है और व्यवहारिक संबंध रियल में कैसा इनका संबंध है। इन दोनों की चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।